वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है सेक्शन 55 एंड सेक्शन 55 बात करता है प्रेफरेंस शेयर्स की। जैसा कि हमने ऑलरेडी बात की है, सेक्शन 43 में दो तरह के शेयर्स होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स? सबसे पहली बात तो प्रेफरेंस शेयर्स को, जैसा कि नाम से लग रहा है प्रेफरेंस, इसका मतलब ये प्रेफरेंस शेयर्स, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं तो मुझे दो चीजों में प्रेफरेंस मिलता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर के रिस्पेक्ट में। दो चीजें कौन कौन सी हैं? पहला, डिविडेंड के रूप में सबसे पहले डिविडेंड मिलता है प्रेफरेंस वालों को, बाद में इक्विटी वालों को अगर बचेगा तो मिलेगा। दूसरी बात, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ तो पहले कैपिटल का रीपेमेंट जो है वो पहले किसका होगा? प्रेफरेंस वालों का, और बाद में बचा रहा तो इक्विटी वालों को उसका रीपेमेंट मिलता है। सबसे पहला डिफरेंस तो ये है आपका इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स में। सेक्शन 55 डील करता है इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर मेरी कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, कितने वक्त के लिए इशू करोगे, कौन सी कंडीशन है जब आप इशू नहीं कर सकते। इसका मतलब आपने पहले कभी इशू किए थे, उनके रीपेमेंट में डिफॉल्ट कर दी या ब्याज में डिफॉल्ट कर दी, तो फिर लॉ ने बोला है भाई आप प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, राइट। तो पूरा का पूरा जो जिक्र है प्रेफरेंस शेयर्स का वो सेक्शन नंबर 55 में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात तो तीन बेसिक कंडीशन दी गई हैं अगर किसी भी कंपनी को इश्यू करना है। कौन से शेयर्स? प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहली बात, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इसका मतलब जो भी अनलिमिटेड वाली कंपनी है या गारंटी कंपनी है उनको साफ साफ मना कर दिया कि साहब आप प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। सिर्फ जो बेसिक कंपनी है, जो नॉर्मल कंपनीज होती है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उन्हीं कंपनी को अप्रूवल है कि भाई आप कौन से शेयर इशू कर सकते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो लॉ ने बोला अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स ओनली इफ देयर इज अ प्रोविजन प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब ये है, अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब कंपनी के इंटरनल रूल्स ने आपको प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने की अप्रूवल नहीं दी है, तो फिर आपकी कंपनी जब तक आर्टिकल में चेंज नहीं हुआ है, मतलब ऑल्टरेशन ऑफ एओए नहीं हुआ है एज पर सेक्शन, याद करें सेक्शन 14 है इसके लिए। सेक्शन 14 बात करता है कि अगर मेरी कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है, फॉर दिस यू नीड टू पास द स्पेशल रिजोल्यूशन इन अ प्रॉपर्ली कॉल्ड जनरल मीटिंग। सबसे पहली बात, कोई भी कंपनी को अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करना है तो आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज का आपको ऑथराइजेशन दे। एक बात, अगर नहीं है ऑथराइजेशन तो हमारे पास दूसरा रास्ता क्या है? सब हमको सेक्शन 14 में जाना पड़ेगा और वहां पर आर्टिकल को ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑल्टरेशन के बाद फिर मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा, जो भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करने वाली है, लॉ ने बोला भाई आपको क्या पास करना पड़ेगा? आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। अब स्पेशल रिजोल्यूशन क्या होता? सबको पता है सब। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब जितने भी मेरी कंपनी में उस पर्टिकुलर मीटिंग में जो मेंबर्स आए हैं और जितने मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट डाला है उसका 3 गुना फेवर में वोट डाल दिया तो मेरा क्या पास हो गया? प्रेफरेंस स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया। बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं सब 75% अगर शेयर होल्डर्स ने अप्रूवल दे दी है तो मेरा स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? आपकी कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन और बेहद इंपॉर्टेंट कंडीशन, और तीसरी कंडीशन नेगेटिव कंडीशन है। क्यों? ये बोलता है भाई आपकी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं की हो। एट द टाइम ऑफ सच इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल द कंपनी हैज टू नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, राइट। कंपनी में कोई भी सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। एंड ये जो शब्द है सबसिस्टिंग, सबसिस्टिंग का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी मेरी कंपनी क्या इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई कोई भी मेरी डिफॉल्ट कंटिन्यू तो नहीं है। और डिफॉल्ट कौन सी वाली डिफॉल्ट की बात करा? पहला वाला पॉइंट है, in the redemption of preference share capital issued before or after the commencement of this act. This act means Companies Act 2013. सब कंपनीज एक्ट 2013 कब आया? 29 अगस्त 2013 को आया है। तो लॉ ने बोला आपने 1956 में
कोई प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे बट आपने उनके रिडम्पशन में डिफॉल्ट कर दी, और लॉ ने बोला आज तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू है और आपकी कंपनी चाहती है कि हम नए प्रेफरेंस शेयर इशू करें। लॉ ने बोला घर जाओ सब, हम आपको वो प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करने देंगे। सबसे पहले पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर जिनमें आपने डिफॉल्ट की है उनको आप रेक्टिफाई करो, एक बात। सेकंड, इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू ऑन एनी प्रेफरेंस शेयर्स, बहुत ध्यान से लॉ ने स्पेसिफिक वर्ड लिखा है, भाई आपने प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिफॉल्ट है। याद रखना, अगर यहाँ पर इक्विटी वालों का डिविडेंड है उसको हम डिफॉल्ट नहीं मानेंगे, ये चीज हमेशा याद रखना। दूसरी बात, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना पड़ता है, कंपनी की लायबिलिटी है, बट अगर आप रिकॉल करें सब, इक्विटी में डिविडेंड का जो सेक्शन है सेक्शन 123, उसमें डिविडेंड देना हो नहीं देना हो डिक्लेरेशन के बाद तो देना पड़ेगा, उसके पहले तक आपको देना हो नहीं देना हो वो पूरी की पूरी बोर्ड की इच्छा होती है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो बोल रहा है साहब आपके कितने पॉइंट है, वो बोल रहा है आपके कि भाई 3 पॉइंट है हमारे पास। पहला वाला पॉइंट क्या है उसमें कि भाई कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है कि भाई मेरी कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं की हो। तो दो तरह की डिफॉल्ट है, वो डिफॉल्ट नहीं की हो और डिफॉल्ट कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। मेरी कंपनी ने डिफॉल्ट किया था 2017 में, हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, 2018 में इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर दी, बट हमने 2019 में उनका पेमेंट कर दिया। मतलब आज के दिन कोई भी डिफॉल्ट कंटिन्यू नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू है तो समस्या है। और यहाँ पर जो सेक्शन 55 में जिक्र है वो दो तरह की डिफॉल्ट है। एक तो जो पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं इस एक्ट में, चाहे तो पुराने एक्ट में उसमें डिफॉल्ट है, या फिर उनके ब्याज में डिफॉल्ट की है आपने, उनके डिविडेंड में डिफॉल्ट की है, तो लॉ ने बोला ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेक्शन 55 का, ये बात करता है साहब टाइम पीरियड ऑफ रिडम्पशन। जो रिडम्पशन करना है वो कितने वक्त में करना है हम वो बात करें तो लॉ ने बोला मैक्सिमम 20 इयर्स पीरियड ऑफ रिडम्पशन। इसका मतलब ये है मेरी कंपनी जो डिबेंचर इशू करेगी वो मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू करेगी, 20 साल से ज्यादा के लिए इशू आप डिबेंचर नहीं कर सकते। बट क्या कोई एग्जम्पशन है किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए? बिल्कुल एग्जम्पशन दी है लॉ में, बट लॉ ने बोला यार जनरली तो सब 20 साल का जिक्र है। मतलब आपकी कंपनी 20 साल से ज्यादा के लिए डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, एक बात। बट एक स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ कंपनीज के लिए, स्पेसिफिक सेक्टर के लिए लॉ ने ये 20 साल को बढ़ाकर वक्त कर दिया साहब 30 साल। इसका मतलब ये है मेरी कंपनी 30 साल के लिए डिबेंचर 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है। कौन सी वाली कंपनी के लिए? वो कंपनी के लिए जो कहाँ एंगेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, उन कंपनीज के लिए लॉ ने 20 साल को बढ़ाकर ड्यूरेशन कितना कर दिया है, 30 साल प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए। अब आप बोलेंगे सर यार इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हम सिर्फ टाउनशिप्स बनाते हैं तो ही इंफ्रास्ट्रक्चर बात है ना। लॉ ने ये भी डिफाइन किया है कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी है लाइक रोड, रेलवे सिस्टम, पोर्ट वगैरह बनाते हैं तो 30 साल का जिक्र है। एग्रीकल्चर में स्टोरेज, क्वालिटी टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो 30 साल का हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में कवर किया है। वाटर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम है तो भी आप प्रेफरेंशियल्स कितने टाइम के लिए इशू कर सकते हैं, 30 साल के लिए। टेलीकम्युनिकेशन, बेसिक सेलुलर ब्रॉडबैंड, किसी भी ऑप्शन में आप ऑप्ट करें 30 साल का वक्त है। पावर में जनरेशन, ट्रांसमिशन, आप पावर बनाते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट है आपका बिजनेस का। लॉ ने बोला कुछ भी कॉन्सेप्ट है सब 30 साल का वक्त है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की बात है, राइट। तो लॉ ने बुलाया साहब ये वाली चीज आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से। तो इन्होंने बुलाया आप 20 साल की जगह 30 साल का जिक्र है, 30 साल तक आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंपनी? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाली कंपनी, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। बट उन्होंने बोला यार कि आप जनरली कंपनीज कितने साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा, 20 साल के लिए। सर्टेन टाइप ऑफ कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में इन्वॉल्व है उनके लिए 30 साल का वक्त है। बट लॉ ने बोला आपको एक काम करना पड़ेगा। एक काम क्या करना पड़ेगा? मिनिमम 10% प्रेफरेंस शेयर वालों को ऑप्शन देना पड़ेगा रिडीम का फ्रॉम 21st ईयर से।
मतलब आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, सब आपकी कंपनी पेट्रोलियम रिफाइनरी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करें, राइट। सब रिलायंस का यही काम है, या अदानी गैस की बात करें, वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन में काम करें। अब लॉ ने बोला आपकी कंपनी या भारतीय एयरटेल की बात करें, सब आप ब्रॉडबैंड का काम कर रहे हैं, कोई भी है, अगर आपने 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, आपको 20 साल तक तो कुछ नहीं करना, बट आपको 21st ईयर से 10% का रिडम्पशन आपको करना है। तो ऑब्वियसली जब तक वो 30 साल खत्म होंगे तो आपका 100% डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएगा एवरी ईयर फ्रॉम द 21st ईयर ऑनवर्ड और अर्लियर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस एट द ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऐसा नहीं है कि भाई आपको वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुलाकर जबरदस्ती उनके पैसे वापस करने हैं। लॉ ने बोला अगर आपके पास फॉर एग्जांपल साहब शर्मा जी आ गए और शर्मा जी ने बोला कि यार हमारे आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दें, तो लॉ ने बोला आपको रिडीम करना पड़ेगा हर साल मिनिमम कितना परसेंट यार, 10%। मतलब 15% वाले आ गए तो 15% का भी कर दो, 9% नहीं करना है, ज्यादा आपको रिडीम करना है। तो ये हुआ आपका फर्स्ट चार्ट किस चीज का, प्रेफरेंस शेयर्स का। सेकंड चार्ट की बात करें, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन की बात करें, क्या बोल रहा है वो, अ कंपनी मे रिडीम इट्स प्रेफरेंस शेयर्स ओनली ऑन द टर्म्स ऑफ ऑन विच दे वर इशूड। बराबर है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन आपको उन्हीं शर्तों पर करना है जिन शर्तों पर आपने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, एक बात। बट अगर आप चाहें सब प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर रहे हैं बट उसमें कुछ कंडीशन में चेंज करना चाहें, तो लॉ ने बोला भाई फिर आप सेक्शन 44 48 का सहारा लो, अकॉर्डिंगली आप उनमें चेंज करो और फिर आप ऐसा काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने आज डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर इशू किए 20 साल के लिए, और मेरी कंपनी ने लिखा था बिल्कुल प्रोस्पेक्टस में कि भाई हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे बट 20 साल के बाद जब हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करेंगे तो हर व्यक्ति को 10% प्रीमियम पे हम रिडीम करेंगे। अब रिडम्पशन का वक्त आ गया साहब, 20 साल हो गए, अब लॉ ने बोला रिडम्पशन के लिए कंपनी बोल रही है 10 नहीं, हम तो साहब 5% ही प्रीमियम देंगे। मतलब जो आपने एग्रीड थे आप उस बात से पीछे हट रहे हैं। तो लॉ ने बोला यार आप ऐसे नहीं हट सकते, आपको सेक्शन 48 का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो एक्चुअली अफेक्टेड क्लास ऑफ शेयर होल्डर हैं, उनसे बात करो, वो अप्रूवल दें, तभी आप ये कम रेट कर सकते हो। आगे सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स जो हैं उनका ही रिडीम करना, क्यों, क्योंकि पार्टली पेड अप का तो फोरफीचर होता, तो इसलिए लॉ में क्या वर्ड लिख दिया कि सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स का ही रिडीम टर्मिनेशन करना। सोर्सेज कहां से पैसा आएगा पैसा वापस करने के लिए, तो लॉ ने बोला प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड ओनली आउट ऑफ फर्स्ट पॉइंट डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से मेरी कंपनी डिविडेंड बांटने के लिए स्वतंत्र है, वो प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं सब, डिविजिबल प्रॉफिट। तो लॉ ने बोला यार आपका एक सोर्सेज ये है डिविडेंड बांटने का, एक पॉइंट। सेकंड, प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन। आपने पैसा वापस करने के लिए आपने फ्रेश इशू ऑफ प्रोसीड्स इशू करा है, उसका पैसा जो आया है वो पैसे को आपने रिडम्पशन में यूज किया है। लॉ ने बोला ये ऑप्शन बी है, क्या करने का, सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन करने का। नोटिस ऑफ रिडम्पशन आपको 30 दिन में देना पड़ेगा। ऑफ रिडम्पशन किसको देना पड़ेगा साहब, आरओसी को आपको नोटिस देना पड़ेगा 30 दिन में, ये वाली चीज है हमारे पास। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास CRR, मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। Transfer to CRR a sum equal to the nominal amount of the shares redeemed should be transferred out of divisible profit to the capital redemption reserve account में आपको वो अमाउंट डालना है, राइट। ये वाली चीज है। तो लॉ ने क्या बोला कि भाई आपको जब भी आप रिडीम करने जाओगे आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको एक इक्वल पोर्शन ऑफ अमाउंट आपको CRR अकाउंट में ट्रांसफर करना है, और ये जो पैसा ट्रांसफर करोगे ये कहां से ट्रांसफर करोगे, आउट ऑफ डिविजिबल ट्रांसफर से, राइट। आगे यूज ऑफ CRR का उपयोग क्या है भाई, तो उपयोग ये है इसका कि भाई आप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हो, बराबर है, आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो CRR में से। और बोनस शेयर का जो जिक्र है वो है सेक्शन नंबर 63 में, पूरा का पूरा जिक्र है बोनस शेयर्स का। बट याद रखना
कैपिटल रिडक्शन के प्रोविजन यहाँ पर नहीं लगेंगे। किसके प्रोविजन नहीं लगेंगे? कैपिटल रिडक्शन के, मतलब सेक्शन 66 यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ऐसा इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि भाई मेरी कैपिटल तो कम होगी, और कैपिटल कम होगी तो लॉ ने बोला यार ये चीज गलत है, कैपिटल रिडक्शन का अलाउड नहीं होगा। Provision of the act relating to reduction of share capital shall apply to CRR if it is CRR were paid up share capital of the company। तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो भी रिडक्शन ऑफ कैपिटल वाले प्रोविजन हैं वो यहाँ पर वहां तक लगेंगे जहां तक वो कैपिटल का पार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ये क्या बोल रहा है? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू पे डिविडेंड। मेरी कंपनी शेयर कैपिटल नहीं पेमेंट कर पा रही, मतलब हमने रिडम्पशन में डिफॉल्ट कर दिया या हमने डिविडेंड में डिफॉल्ट किया। तो वैसे देखें तो बेसिक कंडीशन में, फर्स्ट चार्ट में बेसिक कंडीशन में क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई ये आप काम नहीं कर सकते। अगर आपकी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है तो डिफॉल्ट करते टाइम आप ये काम नहीं कर सकते, मतलब आप प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आपको रेमेडी दी गई है कि अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में डिफॉल्ट की है या डिविडेंड में डिफॉल्ट की है तो इसकी रेमेडी क्या है? कंपनी फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है। कितने अमाउंट के बराबर के? इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग डिविडेंड इक्वल टू द पे टू द होल्डर। बट याद रखना, आपको जितने रुपए के शेयर होल्डर्स हैं जिनका आपने रिडम्पशन में डिफॉल्ट की है या डिविडेंड में डिफॉल्ट की है, 3/4 वालों से अप्रूवल लेनी है। और 3/4 क्या है? नंबर है क्या ना, 3/4 है वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्लस आपको एनसीएलटी की अप्रूवल भी लेना है। यस, अगर हमने एनसीएलटी की अप्रूवल ले ली है ऑन द इशू, द अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स को शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रिडीम्ड मानेंगे, मतलब वो डिफॉल्ट जो थी वो लॉ में रेक्टिफाई हो जाएगी। तो ये हमारे पास दो छोटे छोटे चार्ट्स हैं सेक्शन नंबर 55 के जो हमने बात की है। पहले पॉइंट क्या देखा है भाई हमने? बेसिक कंडीशन में 3 पॉइंट। पहला, आर्टिकल में प्रोविजन होना चाहिए। दूसरा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना चाहिए। तीसरा, 2 तरह की डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितने वक्त के लिए हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे? लॉ ने बोला 20 साल के लिए। बट अगर आपकी कंपनी इन्वॉल्व है किसमें? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, तो 30 साल का ड्यूरेशन है वहां पर। फिर बाद में लॉ ने बोला है भाई टर्म्स क्या होंगी? टर्म्स वही होंगी जिस टाइम पर जैसे इशू किया था आपको वैसे ही रिडीम करना है। बट अगर इफ यू वांट टू चेंज सम टर्म्स एंड कंडीशन ड्यूरिंग द रिडम्पशन ऑफ द टाइम पीरियड, तो लॉ ने बोला यू नीड टू टेक द प्रोसीजर, यू नीड टू टेक द हेल्प ऑफ द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 48 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब आपको क्लास शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स ही क्या होने वाले हैं? रिडीम होने वाले हैं। एक बात, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन दो है हमारे पास, डिविजिबल प्रॉफिट का सहारा है या हमने कोई फ्रेश इश्यू ऑफ प्रोसीड्स किया था उसमें से हमने, और जो हमने फ्रेश इश्यू ऑफ प्रोसीड्स किया था उसमें से हम पैसा वापस कर रहे हैं, अलाउड है। नोटिस देना पड़ेगा 30 दिन का, सीआरआर का जिक्र है। और एक ऑप्शन है, अगर आपने डिविडेंड या उसमें डिफॉल्ट की है, 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर जो होल्ड किया उनकी अप्रूवल ले लो, एनसीएलटी की अप्रूवल ले लो, हम डिफॉल्ट को ठीक मान लेंगे लॉ में। ये तो हुआ हमारा चार्ट से डिस्कशन किसका? सेक्शन 55 का। अब हम थ्योरी पार्ट से बात करें भाई सेक्शन 55 में है क्या। प्रेफरेंस शेयर्स इशू एंड रिडम्पशन, सेक्शन कौन सा यार? सेक्शन है 55। फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट्स द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कौन कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पे आउट, क्यूमुलेटिव वाले होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव वाले, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी ऑफ शेयर्स में कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल होते हैं। बट कन्वर्टेबल में भी दो तरीके के, जो पूरे के पूरे कन्वर्टेबल हो, मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल या पार्टली कन्वर्टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, रिडीम होगा कि नहीं होगा, रिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल। बट याद रखना इररिडीमेबल डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं होते हैं। तभी तो लॉ ने वहां पर ड्यूरेशन लगा दिया कि भाई ड्यूरेशन कितना रहेगा आपका? 20 साल का। Section 55 contains provision for regulation of issue and redemption of preference share. सेक्शन 55 में जिक्र है प्रेफरेंस शेयर्स का
इशू का एंड रिडम्पशन का, दीज आर स्टेटेड एज अंडर फर्स्ट पॉइंट। कंपनी टू इशू ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, सिर्फ और सिर्फ कंपनी कौन से इशू करेगी? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर shall not issue any preference share which are irredeemable। आप ऐसे तो शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते हो जो जिंदगी भर क्या नहीं होंगे, रिडीम नहीं होंगे। ये चीज आपको है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई? वो शेयर्स इशू करना है जो रिडीम होंगे। टाइम पीरियड क्या बोल रहा है? तो लॉ ने बोला भाई अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल इशू करेगा प्रेफरेंस शेयर विच आर लायबल to be redeemed within a period not exceeding 20 years from the date of their issue, subject to the conditions as are prescribed in Rule 9 of the company's capital, share capital and debenture rules 2014. These conditions are mentioned as under। पहला, रिक्वायरमेंट ऑफ आपको क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कंडीशन है कि कोई भी डिफॉल्ट नहीं हो। अकॉर्डिंग टू रूल 9(1), the issue of preference share has to be authorized by passing a special resolution in the general meeting of the company. Further, at the time of such issue of preference share, the company should not have any subsisting default in the redemption of preference shares issued either before or after the commencement of this Companies Act 2013 or in payment of dividend due on any preference share। मतलब redemption पे कोई डिफॉल्ट नहीं, प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट में, डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। रूल 9(4) बात करता है कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। रिक्वायर दैट इफ अ कंपनी इशू प्रेफरेंस शेयर्स, the register of member maintained under section 88 shall contain the particulars in respect of such preference shares, exceptional cases where period may extend to 20 years। मतलब 20 साल से ज्यादा करके हम 30 साल तक ले जाएंगे। A company may issue preference share for a period exceeding 20 years but not exceeding 30 years। एग्जाम में सवाल आएगा साहब MCQ, क्या मेरी कंपनी सब 30 साल से ज्यादा के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? याद रखना कभी ऐसा कोई भी केस नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन लॉ में नहीं है। सिर्फ 20 से 30 साल का जो 10 साल का एक्सटेंशन है वो कौन सी कंपनी को है यार? जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। सब्जेक्ट टू, उसमें भी लॉ ने एक कंडीशन डाल दी, सब्जेक्ट टू रिडम्पशन ऑफ 10% ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स बिगिनिंग 21st year onwards or earlier on a proportionate basis at the option of such preference shareholder। प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। प्रेफरेंस शेयर रिडीम जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से ही होंगे। नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट में से रिडीम होंगे, या फिर out of the proceeds of any fresh issue of shares made for the purpose of such redemption। या फिर जो आपने शेयर्स, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स हैं जो रिडम्पशन के लिए यूज करे हैं, लॉ ने बोला वो वाला पर्पस भी यहाँ ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है। कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स हमको वापस करने हैं? जो फुल्ली पेड अप है। क्यों? क्योंकि पार्टली पेड अप का क्या होगा? फोर फीचर होगा, वो तो डिफॉल्ट केस है। ट्रांसफर टू CRR where such shares are proposed to be redeemed out of profit of the company। मतलब डिविजिबल प्रॉफिट में से अगर आप रिडीम कर रहे हैं तो लॉ ने बोला आपको CRR का प्रोविजन बनाना पड़ेगा। There shall out of such profit be transferred a sum equal to the nominal amount of shares to be redeemed to a reserve to be called as a CRR। उसको हम क्या बोलेंगे यार? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की बात करेंगे। And the provision of this act relating to reduction of share capital of a company shall except as otherwise provided in the concept। तो लॉ ने बोला वहां तक वो प्रोविजन लगेगा जहां तक वो शेयर कैपिटल का हिस्सा है। एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर the board of directors of Vinti Lifestyles Garments Limited is to undertake redemption of 20,000 preference share of ₹100 each at a premium of 20 per share। ओके, तो मेरी कंपनी 20,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना चाहती है भाई, 100 रुपया का है, 20 रुपया प्रीमियम, मतलब 120 पे। इज इट मेड आउट ऑफ द अकाउंट्स? इट इज मेड आउट बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट दैट दे
Profits are sufficient to meet the ensuring liability arising out of redemption of preference share at premium. In this case, अगर आप प्रॉफिट में से रिडम्पशन कर रहे हैं तो फिर आपको CRR क्रिएट करना पड़ेगा. In this case, the amount that needs to be transferred to CRR amount if the preference share are redeemed at a premium out of profit which are otherwise available for dividend, मतलब distributable profit, is ₹20 lakhs. बराबर है. क्यों? क्योंकि सब आपका 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और 100 रुपए का है, तो हमको इतने रुपए का क्या बनाना पड़ेगा? हमको इतने रुपए का CRR में ट्रांसफर करना पड़ेगा. Being the sum equal to the nominal amount of preference shares to be redeemed, nominal amount फेस वैल्यू के बराबर का हमको CRR क्रिएट करना पड़ेगा. प्रीमियम नहीं शामिल होगा उसमें. There is no need to transfer the CRR amount. There is no need to transfer any CRR amount for any amount paid towards the premium. याद रखना यार, CRR जो हमको क्रिएट करना है वो CRR सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर के प्रेफरेंस शेयर्स के बराबर क्रिएट करना है. हमको प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना while creating the or segregating amount for the CRR purpose. Payment of premium in case of prescribed classes of companies. In case of such classes of companies as may be prescribed and whose financial year comply with the accounting standard as prescribed under section 133. सेक्शन 133 बात करता है सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कि भाई जो भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, दे नीड टू कंप्लाई द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पार्ट. द प्रीमियम इफ एनी payable on redemption shall be provided out of the profit of the company before the shares are redeemed. The premium, if any, payable on redemption of any preference shares issued on before the commencement of this act by any such company shall be provided from out of the profit of the company or out of the company security premium account before such shares are redeemed. In a case not meeting above criteria, the premium, if any, payable on redemption shall be provided for out of profit of the company or out of the security premium account. अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. इश्यू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ द कंपनी इज अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर्स और पे डिविडेंड. मतलब जो हमने पुराने वाले इशू किए हैं, बेसिकली ये बेसिक कंडीशन जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है फर्स्ट चार्ट में, उसका ये एक्सेप्शन बोल सकते हैं. तो सबसेक्शन 3 बात करता है, सेक्शन 55 सबसेक्शन 3 बात करता है where a company is not in a position to redeem any preference shares or to pay dividend to the preference shareholder, if any, on such share in accordance with the terms of the issue. Such share herein referred to as a, ऐसे shares को हम क्या बोलेंगे यार? Unredeemed preference share. It may, तो लॉ ने बोला ऐसे वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कम से कम 3/4 वालों की अप्रूवल ले लो, प्लस अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल भी आपको लेना है. किसकी अप्रूवल लेना है? ट्रिब्यूनल की अप्रूवल भी आपको लेना है. याद रखना 3/4 वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की अप्रूवल लेना है, प्लस आपको एनसीएलटी की अप्रूवल भी लेना है. इश्यू करना है फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू द अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग द डिविडेंड देयरइन इन रिस्पेक्ट ऑफ अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर. और On the issue of such further redeemable preference shares, the unredeemed preference shares को हम deemed to be क्या मानेंगे? redeem मानेंगे. मतलब मेरी फिर बेसिक जो कंडीशन है उसका कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा, उसका ये सेक्शन तोड़ दे रहा है आपको सबसेक्शन 3. It is provided that the tribunal shall, while giving approval under this subsection, मतलब जब भी NCLT आपको अप्रूवल देगा ये पर्पस के लिए, order the redemption forthwith of preference shares held by such person who have not consented to the issue of. मतलब 3/4 वालों की अप्रूवल लेना है. फॉर एग्जाम्पल 95% शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दी, 5% वालों ने अप्रूवल नहीं दी, तो जो 5% वालों ने अप्रूवल नहीं दिए उनको हम क्या बोलेंगे? डिसेंटिंग शेयर होल्डर. तो ट्रिब्यूनल बोलेगा कि ये 5% वालों को हाथों हाथ पेमेंट करो. राइट, ये केसेस हैं आपके 3/4 अप्रूवल रिक्वायर्ड है. Note, according to the explanation given, the issue of further redeemable preference shares or the redemption of preference shares under this section shall not be deemed to have any increase or, as the case may be, reduction in the share capital of the
कंपनी, इसको हम कुछ भी मतलब जो हमने रिडीम नहीं किए हैं बट जिनको हमने डीम्ड टू बी रिडीम मान लिया है, वो ऐसा नहीं मानेंगे कि भाई मेरी कैपिटल इंक्रीज हो गई है। CRR का यूज क्या है? द CRR may be applied by the company in paying an unissued shares of the company to be issued as a members of the company as fully paid up bonus shares। मतलब जब मैं fully paid up bonus share इशू करूंगा तो जो मुझे अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, भाई शेयर होल्डर से कुछ नहीं मिलता। इन केस ऑफ बोनस शेयर्स हम शेयर्स फ्री में देते हैं शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर से तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो लॉ ने बोला इस केस में क्या होगा, आपको जो अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में, वो अमाउंट आप CRR से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। चले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला सवाल है, अ कंपनी में इशू द प्रेफरेंस शेयर ओनली इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय। मेरी कंपनी इशू कर सकती है प्रेफरेंस शेयर अगर ऑथराइज करा है। ए ऑप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, बी ऑप्शन कोर्ट के द्वारा, सी ऑप्शन ट्रिब्यूनल के द्वारा, या डी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। याद रखना सेक्शन 55 में पहला पॉइंट ही है कि भाई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करेगा तो ही आपकी कंपनी प्रेफरेंशियल इशू कर सकती है, अदरवाइज आप प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकते। तो सही ऑप्शन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का। सेकंड क्वेश्चन, unless a company is engaged in the infrastructure projects, it cannot issue preference shares which are redeemed after। मेरी कंपनी एंगेज्ड है कौन से वाले प्रोजेक्ट में? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में नहीं होती तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स मैक्सिमम कितने साल के लिए इशू कर पाता? 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल। सब नॉर्मल जो कंसेप्ट है वो 20 साल के लिए है, और अगर मेरी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में होती तो हम 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते थे। तो ये हमारा कौन सा वाला सेक्शन है? सेक्शन 55। याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MCQ पार्ट से ये सेक्शन बेहद काम का है।